तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका नाम है बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि ये जो मोमेंट ऑफ हम लोग इनर्शिया जो पढ़ने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़ने वाले हैं, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेसिफिकली से ऐसा कहा जाता है। इंजीनियरिंग में एक और तरीके का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लेकिन मैं उसका नाम लेके अननेसेसरली आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूं। फिलहाल हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे और इसे एक स्केलर क्वांटिटी मानते हुए हम चीजों को आगे ले जाएंगे। हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर है। टेंसर की बातें यहाँ पे हम कर नहीं सकते बिकॉज टेंसर से हम लोग जो डील करते हैं वो बेसिकली एमएससी लेवल पे जाके, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाके डील करते हैं। तो जहां तक मैं जानता हूं, सिलेबस मैंने जहां तक देखा हुआ है, एटलीस्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का देखा हुआ है, तो मैथमेटिक्स में भी टेंसर्स जो है थर्ड ईयर बीएससी तक भी इंट्रोड्यूस नहीं होता है, और बीटेक में तो आई थिंक 4 साल में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, जहां तक मैंने अपने फ्रेंड से कंफर्म किया है, इंजीनियर्स से। एंड फिजिक्स में तो फिर होता ही नहीं, क्योंकि मैथ्स में नहीं किया आपने इंट्रोड्यूस, तो फिजिक्स में आप थर्ड ईयर तो कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर होता है। बस खाली इस बात को बस याद रखिएगा नॉलेज के लिए, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए जिसके अंदर लिखा हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो अगर स्केलर, टेंसर और वेक्टर सारी चीजें दी हुई हैं तो टेंसर इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर टेंसर नहीं दिया है तो आप स्केलर को टिक मार्क कर सकते हैं, बट वेक्टर को नहीं करना है, बिकॉज ये वेक्टर के जो लॉज ऑफ एडिशन है उसको ये फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो ये सब चीजें हैं बेसिकली उसको ओबे नहीं करता, तो वेक्टर के लॉज को एज सच ओबे नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर तो नहीं मानेंगे। वैसे आपको मैं जस्ट एक इंटरेस्टिंग बात बता दे रहा हूँ कि स्केलर जो होता है वो होता है टेंसर ऑफ रैंक 0, एंड वेक्टर जो होता है वो होता है टेंसर ऑफ रैंक 1। वैसे टेंसर से काफी सारे रैंक हो सकते हैं और हर एक रैंक को एक नाम देना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट एनीवे आप बस फिलहाल इसी बात को बस याद रखिएगा कि स्केलर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0, वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1। हालांकि ये आपको फिलहाल कोई सिलेबस से इससे लेना देना नहीं है, बाहर की चीज है ये, बट एक जस्ट नॉलेज के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो टेंसर इज अ मोर जनरल टर्म जिसमें स्केलर्स, वेक्टर्स सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, चलिए आइए एक्चुअली उसे समझते हैं, क्योंकि वही चीज हमारे सिलेबस में है। तो देखिए, अब ये जो मास होता है ना, मास बेसिकली इसे मैं ना लीनियर इनर्शिया कहूं तो गलत नहीं होगा। एक्चुअल में होता ये है ना कि अगर एक कोई बॉडी है जो बेसिकली किसी सरफेस पे रखी है, और अगर मैं उसे एक बेसिकली फोर्स अप्लाई करूं, तो बेसिकली फोर्स अगर किसी मास पे अप्लाई किया जाता है तो दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन बनता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ऐसा देखा गया कि अलग अलग मास की बॉडी को जब सेम फोर्स दिया गया तो डिफरेंट एक्सेलरेशन रिजल्ट किया, मतलब अलग अलग एक्सेलरेशन आया। मतलब डिफरेंट मास की जो बॉडीज हैं, जब उन्हें सेम फोर्स दिया गया तो बेसिकली डिफरेंट एक्सेलरेशन मिला। इसका मतलब यानी कि हर बॉडी इक्वली हिलती नहीं है, इक्वली उसी फोर्स से चलती नहीं है, अलग अलग तरीके का रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो हैवी बॉडी को मूव करना मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड, पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से जो है बेसिकली मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका मास क्या है। तो मास एक तरीके का ऑपोजिशन है, तो मास इज लाइक एन ऑपोजिशन टू द मोशन। तो जितना कम मास होगा उतना ही इजीली मोशन होगा, यानी कि मास एक तरीके का ऑपोजिशन है, एक तरीके का आलस है। बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहती, यानी कि अगर वो रुकी है तो वो रुके ही रहना चाहती है, और अगर वो चल रही है, अच्छा कोई चलती हुई चीज है तो भाई उसे रोकना भी तो मुश्किल होता है ना, अगर वो ज्यादा हैवी हो। अगर वो हल्की हो तो उसे रोकना आसान होता है। तो बेसिकली मास जो है वो एक तरीके का इनर्शिया है, और क्योंकि बेसिकली हम फोर्स अप्लाई करते हैं और लीनियर एक्सेलरेशन होता है, तो लीनियर टर्म्स में, लीनियर कंडीशंस में, लीनियर सिचुएशंस में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसे हम लीनियर इनर्शिया कहते हैं, या फिर उसे सिंपली कॉमन नाम मास से जानते हैं। लेकिन बेसिकली इसका कोई एक रोटेशनल एनालॉग भी तो होगा, यानी कि अगर मैं कुछ देखना चाहूं, लेट्स से रोटेशनल इनर्शिया, तो वो भी तो, उसकी भी तो कुछ शक्ल होगी ना, रोटेशनल इनर्शिया की भी तो कुछ शक्ल होगी, बेसिकली वो भी तो कुछ दिखाई देता होगा। तो रोटेशनल इनर्शिया होता है ना, उसे ही हम बेसिकली क्या कहते हैं,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मास जैसा है रोटेशनल मोशन में। अरे लीनियर इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चीजें कैसी हम समझ पा रहे हैं। मास को हम लीनियर इनर्शिया कह रहे हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया कह रहे हैं। मतलब देखिए, अगर एक दरवाजा है जो कि बहुत हैवी है, तो उसे आपने अगर एकदम मतलब कोई टॉर्क दिया है, लेट से कोई भी टॉर्क की वैल्यू है, छोटा मोटा टॉर्क है, तो हैवी दरवाजे को जब आप घुमाएंगे तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली कम होगा। लेकिन अगर आप दरवाजा हल्का रखें, ठीक है, अगर दरवाजा हल्का रखें तो उसी टॉर्क से आप उसे ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन दे सकते हैं। और न सिर्फ मैं मतलब दरवाजे के मास की बात कर रहा हूं, बल्कि दरवाजे की चौड़ाई की भी बात कर रहा हूं। तो अगर दरवाजा जो है बेसिकली उसका वही मास, दरवाजे का वही मास रखिए, ठीक है, मास अब चेंज मत कीजिएगा। एक ऐसा दरवाजा बनाइए जिसमें जो है दरवाजा का जो मास है बेसिकली पूरा हिंजेस जो हैं, जिससे मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन कहना चाहता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हिंजेस के नजदीक ही पूरा का पूरा मास, मतलब अगर 10 किलो का दरवाजा है तो उसकी चौड़ाई मान लेते हैं सिर्फ 1 मीटर है, बस ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसको घुमाना मुश्किल होगा, या फिर आप खुद सोच के बताइए कि अगर मैंने इसे बेसिकली जो है इस मास को मैंने ऐसा फैला दिया, मतलब जाहिर सी बात है उसके लिए मुझे फिर दरवाजा पतला करना पड़ेगा। ये जो दरवाजा था ये लेट से काफी मोटा था, ठीक है, काफी मोटा दरवाजा था, ऐसा मान लीजिए। और ये जो दरवाजा है ये एकदम पतला सा दरवाजा है, इट इज वेरी वेरी थिन, ये दरवाजा पतला है। लेकिन बेसिकली इसकी चौड़ाई लेट से 2 मीटर से मान लेते हैं इसकी चौड़ाई 2 मीटर से। तो इसे जब मैं घुमाऊंगा, इसे जब मैं उतना ही टॉर्क दूंगा, तो बेसिकली इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम आने वाला है। तो मास नहीं भी चेंज किया तो भी कुछ तो चेंज आया है। देखिए फिर से इसको एक बार से सुनिए, जैसे सीधा चीजों को जब मैं चला रहा था अलग अलग मास देके, फोर्स सेम प्रोवाइड करके, फोर्स सेम दे रहा था, मास अलग अलग रख रहा था, तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो अलग अलग आ रहा था। वैसे ही मैं क्या कह रहा हूं कि रोटेशनल मोशन में मैं टॉर्क जो है वो सेम रख रहा हूं, और एक क्वांटिटी है जिसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसे चेंज कर रहा हूं। तो मुझे अल्फा जो है अलग अलग आ रहा है, जो कि है एंगुलर एक्सेलरेशन। इस बात को जरा समझिए, ठीक है। तो यहां पर जो है बेसिकली अलग अलग मास दे रहे थे हम लोग, ठीक है, तो अलग अलग ये आ रहा था, ठीक है, और ये चीज सेम रख रहे थे। वैसे ही यहाँ पर टॉर्क जो है उसे सेम रखा जा रहा है, ये अलग अलग कर रहे हैं, तो ये अलग अलग आ रहा है। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें क्या होगा, क्या चीजें होंगी वो समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चीजें होंगी उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वो है क्या। तो ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि अगर मैं दरवाजे की चौड़ाई वौड़ाई जो भी डायमेंशंस हैं उतने ही रखूं, वो न बदलूं, दरवाजे की चौड़ाई न बदलूं, सिर्फ उसका मास बदल दूं। अब मास कैसे बदला जाएगा भाई, तो एक बार वुड का दरवाजा ले लीजिए, एक बार लोहे का दरवाजा ले लीजिए, साइज सेम ही रखिए, ठीक है, तो डायमेंशंस चेंज मत कीजिए उसके, लेकिन उसका क्या करिए ना कि उसका जो मास है वो बदलते जाइए। तो भाई आप देखेंगे कि जो ज्यादा हैवी है उसे घुमाना उतना ही मुश्किल है, इन द सेंस कि अगर आपने वही टॉर्क देते रहे, लेट्स से 20 न्यूटन मीटर, ऐसा एक पर्टिकुलर वैल्यू टॉर्क देते रहे, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन घटता चला जाएगा अगर आपने उसका मास बढ़ाते चले गए। तो बेसिकली जो वुडन दरवाजा होगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टील वाले का, है ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक मास का कंपोनेंट होगा जरूर, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करिए, वुड का ही मान लेते हैं दरवाजा रखिए, वुड का ही दरवाजा रखिए, लेकिन यहाँ पे मोटा दरवाजा और कम चौड़ा दरवाजा रखिए, और यहाँ पे क्या कीजिए कि पतला और ज्यादा चौड़ा दरवाजा रखिए, है ना, चौड़ाई में ज्यादा रखिए। तो ऐसा भी देखा गया कि जब एक पर्टिकुलर टॉर्क अप्लाई किया गया, लेट्स से 20 न्यूटन मीटर टॉर्क अप्लाई किया गया, तो उससे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा आया, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम आया। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि बेसिकली चौड़ाई से भी कुछ लेना देना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चौड़ाई भी आना चाहिए। हाँ, तो बाय द वे ऐसा होता है, फाइनली मैं आपको रिवील कर देता हूं कि ऐसा होता है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो आता है मास और जो चौड़ाई है या डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो जो चौड़ाई है उसका स्क्वायर और फिर अल्फा,
और इसी चीज को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशनल इनर्शिया से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाता है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। तो बिल्कुल एनालॉगस इक्वेशन है। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। जो काम लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन करता है, लीनियर एक्सेलरेशन, वही काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन करता है। तो भाई देखिए काफी सारी सिमिलैरिटी है, ठीक है। अब मैं ऑब्टेन करता हूं कि ये भैया ये mr² आया कहां से, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो लिसन केयरफुली। सपोज मेरे पास एक कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट जो है एक मास m घूम रहा है, ठीक है, एक मास m घूम रहा है। अच्छा, घूम रहा है इन द सेंस, पहले मान लेते हैं कि बेसिकली वो स्टेशनरी है, पहले एक स्टेशनरी मास है। हमने उसे क्या किया ना कि बेसिकली एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, उसे एक फोर्स अप्लाई किया इनवर्ड्स इन द सेंस ये फोर्स है ना आपके मोबाइल स्क्रीन से डायरेक्टली परपेंडिकुलरली एंड अंदर जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग जो कंप्यूटर पे देख रहे हैं उसकी स्क्रीन में परपेंडिकुलरली घुस रही है फोर्स। तो हमने उसके प्लेन में ही दिया, ये कहीं बाहर नहीं है, प्लीज इस बात को समझिएगा। फोर्स जो है उसी के प्लेन में, अगर आप चाहें तो मैं सब प्लेन बना देता हूं कि जिस प्लेन में मास रखा है उसी प्लेन में फोर्स दिया गया, ये बात याद रखिएगा सर, ठीक है। तो जब आप उसे फोर्स देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे एक्सेलरेशन मिलेगा, तो उसे जो एक्सेलरेशन मिलेगा फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन बिकॉज वो बाउंड है, मास बाउंड है यहाँ से, तो मास जो है वो क्या करेगा, ऐसा गोल घूम जाएगा, मास जो है वो गोल घूम जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, तो वो गोल घूम जाएगा, मतलब मैंने फोर्स दिया, इसको एक्सेलरेशन मिला, तो F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे जो है ना R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी RF आ गया और वहां पे भी कुछ MAR आ गया, दोनों साइड पे R से मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब आपको ये बात तो पता होगी शायद कि A इज बेसिकली अल्फा क्रॉस R। चलिए वेक्टर में ना लिखते हुए मैं इसे स्केलर में लिखूँ, A इक्वल्स टू अल्फा R, ठीक है, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ओके, तो मतलब सर्कुलर मोशन चैप्टर में बेसिकली। सो हो जाएगा हमारे पास RF इक्वल्स टू M अल्फा R², ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना बेसिकली ये टॉर्क है, ठीक है। RF जो होता है ये टॉर्क होता है, तो टॉर्क ले लिया और जो है यहाँ पर मैंने mr² ले लिया साइड में और अल्फा ले लिया। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with which equation of force, with equation of force, ठीक है। तो फोर्स के साथ लेते हैं, तो फोर्स का जो है F इक्वल्स टू एम ए रहता है। तो अब देखिए कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, टॉर्क है, फोर्स है, यहाँ पे जो है एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, तो ये लीनियर इनर्शिया और ये रोटेशनल इनर्शिया। तो बेसिकली इस तरीके से जो है आपने एक रिलेशन ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हैं इसको देख के कि देयरफॉर mr² इज इक्विवेलेंट टू मास, है ना। ये कहाँ पर है, ये है रोटेशनल में और ये है लीनियर मोशन में, ठीक है। तो बस इसी चीज का नाम आई का नाम जो है वो mr² है। अच्छा, ये कोई मैंने प्रूव नहीं किया, ये जस्ट मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया है। एक्चुअल में आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वहां पे फिलहाल अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए मैं छोटा सा एक वीडियो अलग से बना दूंगा, बट यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन। अच्छा, अब बेसिकली जो चौड़ाई की बात चल रही थी ना, चौड़ाई से मेरा मतलब था कि फोर्स आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात चल रही थी। तो अगर आपने फोर्स बिल्कुल एज पे अप्लाई किया है तो ये डिस्टेंस मैटर करता है, ये डिस्टेंस मैटर करता है, इसी का नाम आर डिस्टेंस है। इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म, ठीक है। अभी इसमें फोर्स जब आप इस बार एज पे अप्लाई करोगे तो ये वाला डिस्टेंस काम करेगा, ठीक है, ये आर है। तो इसका मोमेंट आर्म छोटा है, इसका मोमेंट आर्म बड़ा है, तो बेसिकली इसको जो है घुमाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, और इसको घुमाना जो है थोड़ा आसान है, ये बात जरा याद रखिएगा। यानी कि उतने ही टॉर्क पे जो है एंगुलर एक्सेलरेशन डिफरेंट मिलेगा, उतने ही टॉर्क पे एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कम आएगा, इस बात को जरा याद रखिएगा, ठीक है। तो मोमेंट आर्म, ये वर्ड को याद रखिए, ठीक है, मोमेंट और आर्म ऐसा, मोमेंट एंड ये आर्म ऐसा सेपरेटली इसको याद रखिए। चलिए खैर, ये सब तो एक्स्ट्रा कुछ बातें हो गई। अभी जो है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू mr² तो मिल चुका है।
अब बेसिकली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? ये एक पार्टिकल के लिए। तो सपोज आपके पास एक एक्सिस है ऑफ रोटेशन, यहाँ पर एक बंदा है m और जो कि एक डिस्टेंस r पे रखा हुआ है। तो जब ये घूमेगा ना, जब ये बंदा घूमेगा बेसिकली, तो तब जाके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आएगी ना, वो होगी I इक्वल्स टू mr²। इस बात को याद रखिएगा। तो उसकी वैल्यू I इक्वल्स टू mr² होगी, ठीक है। लेकिन हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली इतना नहीं आने वाला है। यहाँ पे मास के कुछ वेरिएशंस होंगे डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस। मतलब जैसे यहाँ पे तो एक पॉइंट में है, एक पॉइंट साइज में है मास, लेकिन हर बार मास ऐसे थोड़ी रहेगा। अरे मास के अलग अलग शेप्स होंगे, है ना। तो वो जो शेप्स हैं अकॉर्डिंगली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है बेसिकली वो चेंज होगी, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। तो वो हम लोग अभी जो है देखने वाले, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके सबसे हमें फॉर्मूला अलग आने वाला है, पूरा mr² चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।